guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसको हम आज स्टार्ट करेंगे और ये सारे चैप्टर वाइज आपको चलेगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, जितने भी इसमें यूनिट्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेगा। ठीक है, तो उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। ये अब किस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है? अगर आप JK SSB का सिलेबस देखोगे वहाँ पर हर सिलेबस में मेंशन किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आप ये एग्ज़ामिनर को ये नहीं बोल सकते कि इसने इसमें 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस क्यों दिए हैं, क्योंकि वो दे सकता है आने वाले एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। बट एक जगह पर स्टूडेंट्स को एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है नोट्स या फिर लेक्चर सीरीज़। तो आज मैंने स्टार्ट किया है इस लेक्चर सीरीज़ को सो दैट आपको सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप सिविल सर्विस के लिए कर रहे हो, आपका बेसिक फाउंडेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा यूनिट फर्स्ट, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू हम करेंगे वो हम यूनिट फर्स्ट से उसको हम सेल बायोलॉजी का बेसिक्स हम कवर करेंगे। दूसरा यूनिट जो रहेगा इसमें वो रहेगा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी हो क्या होती है। तीसरा जो रहेगा वो हम पढ़ेंगे डिफेंस सेक्टर को हमें पढ़ना है। ठीक है, चौथा जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेगा। फिफ्थ जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा हमारे पास अ, और भी 2 4 चैप्टर, 5 6 चैप्टर्स हैं, उसको हम कवर करेंगे बट हम ऑर्डर में ही चलेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास सेल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। अब ये नहीं बोलोगे आप सर ये बायोलॉजी का पोर्शन है, लेकिन ये साइंस एंड टेक का भी पार्ट कहा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। जैसे कि जीन एडिटिंग की जाती है, जीनोम एडिटिंग जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारे जैसे कि DNA को कट किया जाता है, जैसे कि CRISPR-Cas9 का कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्चुअली जब तक आप बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे सेल बायोलॉजी, उसके बाद ही आप समझोगे बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लाइफ में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमारे पास होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं। उनके जीन्स में ही कुछ चेंज लाए जाते हैं और जीन्स में चेंज लाने के बाद ही उनमें नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हम बनाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हम बनाते हैं। तो दैट मीन्स वो तो एक लिविंग बीइंग आप बोल सकते हो, लिविंग थिंग्स आप बोल सकते हो, उनको ही हम चेंज करते हैं, उनकी जीन्स में चेंज आ जाती हैं और फिर वो नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, सेल बायोलॉजी हमें पढ़नी पड़ती है विथ रेस्पेक्ट टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा व्हाई वी आर रीडिंग सेल बायोलॉजी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव। So what is biology? Bio means life and logy means study. Means biology is the study of living things. Biology का मतलब है जब हम living beings के related हम पढ़ते हैं, इसको हम biology के नाम से जानते हैं। जैसे if we are talking about plants, हम animals की बात करेंगे। इन चीज़ों की स्टडी जब हम करते हैं ये हम बायोलॉजी के अंदर आता है। फिर अगर आप जोलॉजी के साथ कंपेयर करोगे वो होता है जोलॉजी, वो ओनली प्लांट्स ओनली एनिमल्स के रिलेटेड ही होता है। और बॉटनी की बात करोगे तो वो ओनली प्लांट्स के रिलेटेड ही होता है। ठीक है, वो दो डिफरेंट कैटेगरीज फिर इसमें भी हम डिवाइड करते हैं। सो प्लांट्स के लिए हम क्या करते हैं, बॉटनी को पढ़ते हैं, और एनिमल्स के लिए हम फिर जोलॉजी को हम कंसिडर करते हैं। तो दोनों की स्टडी को जब हम करते हैं इसको हम बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आपको ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं और सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ना है इन चीज़ों को। आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप काम करें। जैसे मैंने हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा सो आपके माइंड में ये चीज़ रहेगा। व्हाट इज़ ए सेल? सेल किसको हम बोलते हैं? सेल्स आर टाइनी यूनिट्स दैट मेक अप ऑल लिविंग थिंग्स। सेल्स होते हैं छोटे से यूनिट्स होते हैं जो मिलकर एक लिविंग थिंग को बनाते हैं, प्लांट को बनाते हैं, एनिमल को बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स को बनाते हैं, हमारा हाथ बनाते हैं, हमारी लेग को बनाते हैं, प्लांट्स की रूट्स बनाते हैं, प्लांट्स के स्टेम्स बनाते हैं, प्लांट्स के लीव्स बनाते हैं। ये सारा क्या होता है, ये सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम एक घर बनाते हैं, जैसे हम एक हाउस अगर आप बनाते हो, हाउस कैसे आप बनाते हो, आप ब्रिक्स को लेकर आते हो और उन ब्रिक्स को आप कनेक्ट करते हो, एक दीवार बनाते हो और कनेक्ट करते हो ब्रिक्स के थ्रू। तो ये क्या होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही आप क्या करते हो, अपना घर बनाते हो, दीवार बनाते हो, वॉल बनाते हो।
सेम यहाँ पर भी होता है लाइफ के पर्सपेक्टिव अगर देखा जाएगा। हम इमेजिन करो कि एक सेल है, मैंने एक सेल बनाई है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक। ईच ब्लॉक हैज इट्स ओन जॉब टू डू। हर सेल की अपनी अपनी फंक्शंस होती है। जैसे ये एक सेल है, ये दूसरे किस्म का सेल है, ये तीसरे किस्म का है, ये चौथे किस्म का सेल है। सेल फर्स्ट, सेल सेकंड, सेल थर्ड, सेल फोर्थ। सेल फर्स्ट हम देखेंगे ये ब्रेन की सेल है, इसका ब्रेन में फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सेल सेकंड जो है ये मसल वाली फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेल थर्ड जो है ये ब्लड सेल में है, ब्लड फ्लो का काम करता है। सेल फोर जो है ये किसी और चीज़ में जो है अपना रोल प्ले करता है। तो हर सेल का, हर ब्लॉक का अपना काम होता है जो उसको करना पड़ता है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया कि सेल का कॉन्सेप्ट क्या है। सेल होते हैं बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ या टाइनी यूनिट्स दैट मेक अप ऑल लिविंग थिंग्स, जो सारी लिविंग थिंग्स को बनाते हैं। वो प्लांट्स हो, वो एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, एल्गी हो, एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ। उसके बाद सेल में क्या है ऐसा कि जिसको हम देखेंगे कि मतलब हम अब सेल को, सेल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, लेकिन अब हम इस सेल को पूरा देखेंगे। मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे अगर आप ब्लड लेते हो, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? ब्लड के अंदर आप बोलते हो सर फ्लूइड होता है, जो पानी के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। ब्लड सेल्स भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। फ्लूइड पार्ट भी होता है उसके अंदर। तो हम बिल्कुल उसको फिर ब्रॉडर परस्पेक्टिव में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम सेल के पार्ट्स को हम देखेंगे। सेल में क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट जो होता है, ये वाला जो सबसे सेंटर में मैंने सपोज अब बनाया, सेंटर के साइड में भी आप बना सकते हो। यहाँ पर मैंने बनाया, सबसे पहले हम बात करेंगे जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियस का रोल क्या है, कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ पर ही बताऊंगा मैं। इट इज़ लाइक ए कंट्रोल सेंटर, ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को, आप इस तरीके से याद रख सकते हो। एंड होल्ड्स द डीएनए ऑफ, एंड होल्ड द सेल्स डीएनए, और सेल का डीएनए जो होता है वो कहाँ पर, ये पूरी सेल मैंने बनाई ना, ये बाहर वाली, ये पूरी सेल मैंने बनाई ना, ये पूरी सेल, और ये न्यूक्लियस मैंने बनाया। न्यूक्लियस के अंदर मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं रेड कलर से यहाँ पर कुछ बनाऊंगा। रेड कलर से देखो मैंने बनाया। अब ये रेड कलर जो है ये मैंने इसके अंदर क्या बनाया है, डीएनए इसके अंदर बनाया है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है आरएनए, क्योंकि कभी क्या होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स का, बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी, ठीक है, याद रखना, डीऑक्सी ओ एक्स वाई, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। और ये जो होता है आरएनए, इसको बोलते हैं हम राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कभी ये डिफरेंस भी कहा जाता है और ये पता भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन बनेगा, क्या सेल जो है, सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या उस सेल में डीएनए है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है? आपको बोला बिल्कुल सर, न्यूक्लियस जो है, जो सेल का पार्ट है, इसमें हमें डीएनए देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बनता है, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है, उनको सेल के पार्ट्स को सेल ऑर्गेनेली के नाम से भी जाना जाता है। आपको वो पूछा जाता है कि ऐसा सेल का कौन कौन सा ऑर्गेनेली है जहाँ पर डीएनए पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, आगे हम देखेंगे। और थिंक ऑफ द न्यूक्लियस एज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को कंसिडर किया जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, इसी तरीके से सेल का ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस कहा जाता है। ये भी ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये पहला पार्ट था सेल का, या इसको सेल ऑर्गेनेली के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये सेल हमने बनाया, ये देखो, ये होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन एक होती है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस हो, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन ये जो मैंने बनाया, जिसको मैं डैश डैश लाइन डालता हूँ, ये आप समझो, ये पूरी बाउंड्री जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो, ठीक है। इट इज़ लाइक ए गेट कीपर। ये क्या होता है, ये गेट कीपर, जैसे गेट पे एक आदमी हम रखते हैं, गेट कीपर को रखते हैं, यही ये भी वही रोल करता है। लेटिंग गुड स्टफ्स इन एंड कीप बैड स्टफ्स आउट। ये क्या करते हैं, बाहर जो भी चीज़ें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, जो सेल के लिए ज़रूरी होता है, उनको एलो करता है, उनको आने देता है। और जो ठीक स्टफ नहीं होता है उसको बाहर भेज देता है, सेल से बाहर उसको भेज देता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये किसका काम होता है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो ये रोल प्ले करता है। इमेजिन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए सिक्योरिटी गार्ड फॉर द सेल। ये सिक्योरिटी गार्ड का रोल प्ले करता है सेल के लिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सेल के लिए ज़रूरी है, उनको एलो करता है टू गो इनसाइड द सेल। और जो बैड स्टफ होता है, जो सेल के लिए ठीक नहीं होता है, उसको सेल से बाहर भेजा जाता है। और इसलिए इसको सिक्योरिटी गार्ड ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको पता रखना है।
थर्ड इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? देखो, जैसे मैंने अभी क्या बनाया था, मैंने बोला सर आपने ये जो अभी बनाया ना, ये आपने सेल बना ली, उसके बाद सेल आपने सेल के अंदर जो रखा है वो रखा है आपने सेल के अंदर न्यूक्लियस रखी है। लेकिन अभी आपने बोला सर ये जो रेड से आपने बनाया है ये सेल वॉल हो गया या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप रखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन अंदर से कुछ फ्लूइड भी होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक फ्लूइड होता है किसके अंदर, सेल के अंदर ही ये होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाई है, यहाँ पर सर्कल बनाया है, यहाँ पर कोई लाइन बनाई है, यहाँ पर और कुछ बनाया है, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मैंने बनाई, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनिलीज मैंने बनाई। अब ये क्या करता है, ये जेली लाइक फ्लूइड जो होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, ये इन सारे सेल के पार्ट्स को, या जिनको आप सेल के ऑर्गेनेलीज को होल्ड करके रखता है, इसके अंदर रखता है, किसके अंदर, सेल के अंदर रखता है, अपनी अपनी जगह पर रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन बनेगा, सेल के अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है, उसका नाम क्या है, आपको बोलना वो होता है साइटोप्लाज्म। क्लियर क्लियर हो गया, ठीक है। और बाहर जो होता है उस साइटोप्लाज्म का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन का रोल प्ले करता है। पिक्चर साइटोप्लाज्म एज द ग्लू दैट कीप्स एवरीथिंग इनसाइड द सेल। आप इमेजिन करो कि हमने सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डाला हुआ है, और अब वो पार्ट्स वहाँ पर रहने चाहिए, वो सेल से बाहर तो नहीं आने चाहिए ना, ठीक है, या इधर उधर तो नहीं जाने चाहिए, तो अब उनको एक जगह पर होल्ड करके रखना। हम ग्लू लगाते हैं ना, चिपकाते हैं ना कोई चीज़, फिर उसको होल्ड करके रखते हैं। एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म का भी यही रोल होता है। ये जो भी सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको जो है अपनी जगह पर रखता है, ठीक है, सेल के अंदर रखता है, ये इसका रोल रहता है। डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद सेल ऑर्गेनलीज और भी कुछ हम आगे बात करेंगे, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर, अगर मैंने ये सेल बना ली और सेल के अंदर मैंने इसको न्यूक्लियस बना लिया, ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, साइटोप्लाज्म, मैंने लिखा साइटोप्लाज्म। और उसके बाद यहाँ पर सपोज मैं कुछ ऐसी शेप का कुछ ऐसे बना लूँगा, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या है, दीज आर लाइक पावर स्टेशन, जो पावर स्टेशन होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये भी काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर स्टेशन। मेकिंग एनर्जी फॉर द सेल, सेल को एनर्जी की भी ज़रूरत है ना, सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को फंक्शन करनी है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है इसको, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एनर्जी को बनाता है सेल के अंदर। थिंक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज टाइनी बैटरीज इनसाइड द सेल। जैसे अगर आप सेल के अंदर देखोगे बैटरीज होती हैं, ठीक है, जो सेल हमारे पास होती है ना, ये सेल जिस सेल की हम बात करें, इसके अंदर आप इमेजिन करो कि कुछ बैटरीज मैंने रखी है, और ये बैटरीज क्या करती हैं, ये रिचार्ज करती है, मतलब इससे एनर्जी मिलती है। जैसे कि अगर आप पावर ग्रिड देखोगे या आप मोबाइल फ़ोन देखोगे, उसके अंदर बैटरी होती है, फिर वो एनर्जी देता है मोबाइल फ़ोन को, और मोबाइल फ़ोन फिर परफॉर्म करता है अपना फंक्शन। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर स्टेशन कहा जाता है, और ये क्या करता है, ये सेल की एनर्जी को क्रिएट करता है, और हम क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में हम ईआर के नाम से जाना जाता है। अब ईआर में आपको याद रखना है, एक होता है आर ई आर क्वेश्चन आपका बन सकता है, RER और SER का मतलब होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। शॉर्ट में पूछ सकते हैं कि RER और SER क्या है, आपको बोलना RER का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया क्लियर। इट इज़ लाइक ए फैक्ट्री, अब दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इंडोप्लाज्म को रफ की बात करो या स्मूथ की बात करो, ठीक है, ये आपने देखा। बट ओवरऑल अगर देखा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या, फंक्शन क्या है, इट इज़ लाइक ए फैक्ट्री मेकिंग प्रोटीन्स। ये एक फैक्ट्री है जो कि प्रोटीन्स को बनाते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टफ, बाकी चीज़ों को भी बनाते हैं, बट मेन काम जो इसका, तो मेन फंक्शन जो परफॉर्म करता है, दैट इज़ प्रोटीन मेकिंग। इमेजिन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज ए बिजी वर्कशॉप इनसाइड द सेल। ये एक वर्कशॉप होता है, एक फैक्ट्री होती है सेल के अंदर, जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। काम क्या है इसका, प्रोटीन मेकिंग। बस इतना ही आपको याद रखना है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर स्टेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन मेकिंग ये करता है, ठीक है। गोल्गी एपेरेट्स का काम होता है, इट इज़ लाइक ए पोस्ट ऑफिस, पैकेजिंग एंड सेंडिंग आउट इंपॉर्टेंट स्टेप। जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ होता है उनको पैक करना, सेल के अंदर जो होता है
कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ होता है, उसको पकड़ लिया, उनको उसको पैक किया और फिर क्या किया, फिर बाहर भेज देता है। ये किसका काम होता है? गोल्गी अपैरेट्स का काम होता है। क्लियर हो गया? पिक्चर ए गोल्गी अपैरेट्स एज ए शिपिंग सेंटर इनसाइड द सेल। ये एक शिपिंग सेंटर होता है, जो भी सेल के अंदर इंपॉर्टेंट स्टफ होता है उसको उठाता है और जैसे शिप में कोई चीज़ डालते हैं, फिर वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। तो ये गोल्गी अपैरेट्स का काम होता है। क्लियर हो गया? ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जहाँ पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये हम आगे भी और देखेंगे, डिफरेंसेस में हमारा और क्लियर हो जाएगा, बट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए यहाँ पर आपको याद रखना है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो फिर वो एक एग्ज़ाम आप फिर एग्ज़ाम से बाहर जा रहे हो, क्योंकि इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्ज़ाम की डिमांड इतनी ही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है, वो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी, क्योंकि अगर आप देखते हो सेल के ऑर्गेनेलीज भी देखिए, उन ऑर्गेनेलीज इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज का फंक्शन भी आपने देखा है। लेकिन सेल के कुछ टाइप्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। ई को साइलेंट रखो और यू से शुरू करो, यूकैरियोटिक सेल्स, और होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब आपने सेल ऑर्गेनेल्स देखी है, न्यूक्लियस भी पता चल गया। अब देखो ये इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। दीज हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, एंड इंक्लूड एनिमल्स एंड प्लांट सेल। तो यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पे हम किसकी बात करें, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इनको हम क्या बोलते हैं? आप बोलना है सर ये यूकैरियोटिक सेल्स होती है। और क्या यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है? आप बोलना यस, वेल डिफाइंड, अच्छा खासा न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है। यूअर सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक। यूअर सेल्स का मतलब ये आपकी बात कर रहा है, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। हमारी सेल्स या एनिमल सेल्स की बात वो क्या होती है? वो यूकैरियोटिक होती है, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। बस ये आपको बोलना है। क्वेश्चन अगर पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूकैरियोटिक सेल्स, आपको बोलना है दो सेल्स विच हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आपको पूछेगा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, आपको ना प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ह्यूमन सेल्स, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। फिर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, दे आर सिंपलर, इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस में डीएनए हमें देखने को मिलता है। अब ये कहाँ पर होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है हमारे पास बैक्टीरिया सेल्स और जो बैक्टीरिया की सेल्स होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक। ये आपके एग्जांपल्स में पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या जो भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हो, हर एक का हम एक एग्जांपल के जरिए से देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि हम देखेंगे सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा पार्ट है और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा पार्ट नहीं है। इस तरीके से देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन कि जो हमारे पास साइज ऑफ सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक साइज जो है वो ये रेंज हमारे पास है, और यूकैरियोटिक का साइज जो है दैट इज ये 10 to 100 माइक्रोमीटर। अब आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ये बताओ एग्जैक्टली डायमीटर, सेल का डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका डायमीटर। और अगर मैं ऐसे एक सेल बनाऊंगा, इसका डायमीटर ये हो गया। अब ये लार्ज सेल है और ये स्मॉल सेल सपोज मैंने बनाई, इसका डायमीटर मैंने कम रखा है और इसका डायमीटर मैंने ज़्यादा किया है। जिसका डायमीटर ज़्यादा होता है वो यूकैरियोटिक सेल है, जिसका डायमीटर कम होता है उसका वो क्या होती है? आपको मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपका क्वेश्चन इस रेंज पे नहीं बनेगा, ये जो लिखा है आपका क्वेश्चन बनेगा कौन सी सेल बड़ी सेल है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, आपको बोलना वो यूकैरियोटिक सेल है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में बन सकता है। एग्जाम्पल्स की बात अगर की जाएगी, आपको पूछा जाएगा ये हमें बताओ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन सा आता है। मैंने आपको अभी बोला था बैक्टीरिया इसके अंदर आता है, और आर्ची बैक्टीरिया, ये आर्चिया लिखा है, ये एक्चुअली आर्ची बैक्टीरिया होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में अभी मैंने बोला था प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स। फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे। मैंने आपको अभी बोला था यूकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स विच हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये नहीं आप कहोगे कि सर न्यूक्लियस क्या है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर मेम्ब्रेन इंक्लूज्ड ऑर्गेनेलीज, ठीक है, जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एब्सेंट होते हैं। अगर हम देखेंगे ठीक है कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, आप देखोगे जब हमारे पास न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं है, न्यूक्लियस एब्सेंट है कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हमें देखने को मिलता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेम्ब्रेन इंक्लूड सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब होता है ये सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, न्यूक्लियस की बात करें, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स में होता है। जैसे कि क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बताऊंगा, ये आप रफ पे लिख कर रखना नोटबुक पे। लाइसोसोम्स को दूसरा नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं
एक सेकंड, लाइसोसोम्स को हम किस नाम से जानते हैं? लाइसोसोम्स को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम सुसाइड बैग भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स भी कहा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, आपको बोलना है प्रोकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको गोल्गी एपेरेट्स के नाम से बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और क्लोरोप्लास्ट्स भी होते हैं। क्योंकि एग्जांपल्स अगर देखोगे यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स, आपको पता है प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फ्लैजिला की बात करेंगे। ठीक है, जब फ्लैजिला की बात करेंगे, टू प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें फ्लैजिला में दो प्रोटीन्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, दो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, फ्लैजिला भी प्लांट्स इसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में होता है। लेकिन फ्लैजिला जो होता है प्रोकैरियोट्स में सिर्फ दो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और अगर हम यूकैरियोट्स में देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स होता है जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। सेल होती है, सेल का वॉल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन मैंने बनाई और सेल का वॉल भी होता है, ये मैंने सेल से ऊपर वॉल भी बनाई है। जैसे आपने एग देखा होगा ना, एग ऐसे होता है ना, एग ऐसे होता है। एग के अंदर एक एग वाइट हो जिसको बोलते हैं आप, और जब अगर एग को बॉयल करते हो, एक होता है ना ऊपर ऊपर से वाइट छिलका जिसको बोलते हैं, ये छिलका मैंने बना लिया, और दूसरा अंदर से होता है ना, उसको थोड़ा सा पतली सी एक लेयर होती है, अगर आपने वो चीज़ नोट्स की होती, पतली सी लेयर एक होती है अंदर से, जब छिलका आप उठाते हो ना वाइट, फिर अंदर से एक पतली सी लेयर निकलते हैं। जो बाहर वाला जो होता है ना, बाहर वाला वाइट वाला पोर्शन जो हार्ड होता है, उसको हम बोलते हैं वो सेल वॉल होती है। और अंदर जो होता है ना वाइट वाला जो पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जो बॉयल करता है एग तब वो दिखता है, उसको हम बोलते हैं वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और उसी के अंदर आप देखो ना, एक एग योक भी होता है और एग वाइट भी होता है, एग वाइट फ्लूइड होता है, और फ्लूइड का काम जो होता है वो साइटोप्लाज्म जैसा होता है। आरी बात समझ। और जो एग योक होता है वो आप बोल सकते हो कि जैसे न्यूक्लियस होता है वैसे ही होता है। अब एग में तो आप वो नहीं बोल सकते, बट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। आरी बात समझ। तो येलो कलर का जो एग के अंदर होता है, जब आप एग को बॉयल करते हो, आप समझो कि वो अंदर से क्या होता है, वो आपका न्यूक्लियस हो गया, और जो पूरा वाइट जो होता है फ्लूइड, वो हो गया आपका साइटोप्लाज्म। अब सेल वॉल की बात करेंगे, यूजुअली प्रेजेंट, इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा क्या प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल है, आपको बोलना यस सर प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, ओनली इन प्लांट्स, प्लांट्स में ही, क्योंकि यूकैरियोट्स में दो एग्जांपल्स मैंने बोला था आपको, प्लांट्स और मैंने आपको एनिमल्स बोला। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे क्या सेल वॉल होता है, आपको बोलना यस सर सेल वॉल होता है यूकैरियोट्स में, जनरल में, इन जनरल में, क्योंकि यूकैरियोट्स में कोई भी एग्जांपल होते हैं ना, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। लेकिन अगर फिर हम पर्टिकुलरली प्लांट्स और एनिमल्स में देखेंगे यूकैरियोट्स में सेल वॉल, आपको बोला प्लांट्स में सेल वॉल है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? ओनली इन प्लांट सेल्स एंड फंगाई, फंगाई में और प्लांट्स में, फंगाई और प्लांट्स में सेल वॉल है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टेरॉइड्स, ठीक है, स्टेरॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बोला यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजुअली नहीं होता है, लेकिन जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है। ये एक अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसका हमें कवर करना है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, क्या सर साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोट्स में? नो साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म, यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्म, कोई फ्लूइड नहीं है। जैसे मैंने एग में बोला था ना, एग वाला जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना फ्लूइड वाला, बॉयल करने से पहले अगर आप देखो एग अगर तोड़ते हो ना आप, वो फ्लूइड होता है, वो आप ऐसा समझो, इमेजिन करो कि वो आपका साइटोप्लाज्म हो गया, जो प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन, जिसमें आप साइटोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है, बस साइटोस्केलेटन बोलो या साइटोप्लाज्म के नाम से भी आप जान सकते हो। फिर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। और अगर एनिमल्स में जाओगे या यूकैरियोट्स में जाओगे, राइबोसोम जो होते हैं ये लार्ज होते हैं, इनका साइज बड़ा बड़ा होता है। सेल डिवीजन, सेल्स डिवाइड भी करते हैं। सेल क्या करते हैं, ये देखो ये डिवाइड हो गए, ये दो सेल्स में डिवाइड हो गए, फिर ये सेल डिवाइड होती है, ये और दो में हो जाएगी, फिर ये सेल डिवाइड होती है, सपोज ये और दो में हो जाएगी। तो सेल का डिवीजन भी होता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, यहाँ जो डिवीजन होता है वो बिकॉज ऑफ बाइनरी फिशन होता है। लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स की बात करेंगे, ये माइटोसिस होता है। अब इसमें डिटेल में नहीं जाना, बाइनरी फिशन क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ये फिर हम बायोलॉजी में घुस जाएंगे। बट हम जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस का मतलब जनरल नॉलेज आपको पता नहीं, जनरल स्टडीज, आपको जनरल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स भी दिखाते हैं, यूकैरियोट्स भी दिखाते हैं, बट प्रोकैरियोट्स बिकॉज ऑफ बाइनरी फिशन और यूकैरियोट्स बिकॉज ऑफ माइटोसिस में हमें देखने को मिलता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैंने आपको पहले ही बोला
क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो यूकेरियोट्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हमें न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, डीएनए में पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बोला था डीएनए कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। आपने वो देखा होगा, अगर 10th या 12th वाली बायो पढ़ी होगी आपने, कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स अगर देखा जाएगा प्रोकैरियोट्स में कम होते हैं और यूकैरियोट्स में ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। जैसे ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, उसमें 22 को अलग किया जाता है और 1 पेयर को अलग किया जाता है। ये 1 पेयर जो होता है इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। इसमें एक्स एक्स आता है मेल, और एक्स एक्स फीमेल, और एक्स वाई मेल आता है। आ रही बात समझ, ये 1 पेयर होता है, 1 पेयर का मतलब जोड़ी, ये एक जोड़ी होगी, ये दूसरी जोड़ी होगी। आ रही बात समझ। तो ये आप देखो, एक्स एक्स एक जोड़ी हो गई, एक्स वाई हो गई दूसरी जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर्स में लिया जाता है, तो मेल्स फीमेल्स में एक्स एक्स जोड़ी वाली होती है और मेल्स में एक्स वाई होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हम ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये 22 पेयर जो होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, ये बाकी क्रोमोसोम्स जिनको हम आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है भाई, उनको एलोसोम्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बायोलॉजी का एक्चुअली आपका मेन पार्ट है। जो यहाँ पर थोड़ा सा एक एक आइडिया आपको होना चाहिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर बात करेंगे, 1 बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम, एक होता है लेकिन ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। और ये आप डेफिनेटली बोल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। यहाँ पर अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, नो मियासिस, यहाँ पर मियासिस नहीं होता है। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ओनली, यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, किन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन अगर हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर हमें मियासिस देखने को मिलती है, यहाँ पर इन्वॉल्व्स मियासिस। तो क्वेश्चन बनेगा, क्या प्रोकैरियोट्स में मियासिस होती है? आपको बोलो प्रोकैरियोट्स में कोई मियासिस नहीं होती है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। लेकिन यूकैरियोट्स में हमें मियासिस देखने को मिलती है। क्लियर हो गया, ये क्या था, ये डिफरेंस था आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, जो सेल बायोलॉजी का एक कोर पोर्शन होता है। क्योंकि अगर एग्जामिनर जाएगा ना साइंस एंड टेक में, वो क्या करेगा, वो देखेगा साइंस एंड टेक, सिलेबस में आपके साइंस एंड टेक लिखा है, वो फिर इंटरनेट पे जाएगा, सर्च करेगा व्हाट आर द चैप्टर्स इंक्लूडेड इन साइंस एंड टेक। वो इंटरनेट पे सर्च करेगा साइंस एंड टेक में क्या सिलेबस होता है, तो वो देखेगा सबसे शुरू जो होता है साइंस एंड टेक, वो सेल बायोलॉजी शुरू होता है, और वो आपका एक क्वेश्चन बना सकता है। अगर उसको बायोलॉजी ज़्यादा ही पसंद होगी, वो फिर 2-3 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से ही दे सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको ये नहीं बोल सकते आपने एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन क्यों दिए हैं। तो ये आपको उस तरीके से भी सोचना है। एक और हमें टेबल पढ़ना है जिसको हम नाम बोलते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की, यहाँ पर हम बात करेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये छोटा ही चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इसमें बता दी है। इसको हम नेक्स्ट कल करेंगे कंप्लीट। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, और फिर बाकी जो है बाकी कॉन्सेप्ट, वायरसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, लाइकेंस क्या होते हैं, और बाकी ये सेल टाइप, सेल वॉल, बॉडी के ऑर्गेनाइज, ये सारी चीज़ें, और फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। फिर नेक्स्ट डे आपका शुरू हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी, मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर यूनिट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो अपना कमेंट, क्या आपको साइंस एंड टेक अब बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। आई होप समझ तो सारा आता होगा, बट मेरा कहने का मतलब है कि आपको अब चीज़ों को एक ऑर्डर में कवर करना है, इसको साथ साथ ही कवर करो। पीडीएफ टेलीग्राम, वही सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।